भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा। इतिहास केवल युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि यह उन मस्तिष्कों की उपज है जो आने वाली सदियों को देख सकते थे। युद्ध इतिहास का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में पूर्ण इतिहास नहीं। इतिहास मानव सभ्यता के विकास का एक क्रमानुगत विवरण है। यह व्यापक लेखा जोखा है किसी विचारधारा, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति का। इतिहास में पनपती कलाओं का सौंदर्य भी शामिल है और शांति का प्रयास भी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जरासंध ने मगध की शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मगध एक बार फिर गुमनामी के अंधेरे में खो गया। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे किशोर की कहानी देखेंगे जिसने मात्र 15 वर्ष की आयु मगध की गद्दी संभाली। एक ऐसा राजा जिसने समझा कि तलवार से ज्यादा ताकतवर गठबंधन होते हैं, जिसने पहली बार भारत को एक स्थायी सेना और सुव्यवस्थित प्रशासन का विचार दिया। वह राजा जिसने गौतम बुद्ध के चरणों में बैठकर शांति खोजी, लेकिन साथ ही युद्ध के मैदान में अंगों को कुचलकर मगध के साम्राज्यवादी रथ को पहली बार आधिकारिक रूप से रवाना किया। आइए जानते हैं मगध के वास्तविक संस्थापक शैण्यक बिंबिसार की अनकही कहानी। हर्यक वंश का उदय और बिंबिसार का राज्याभिषेक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। उत्तर भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हर राज्य दूसरे राज्य के खून का प्यासा था। ऐसे समय में मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगीर के सिंहासन पर एक किशोर बैठता है। उस किशोर का नाम था बिंबिसार। बौद्ध ग्रंथों में जो विवरण मिलते हैं उनके अनुसार बिंबिसार के पिता भट्टिये एक छोटे से सामंत थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र में वह आग देखी थी जो बिखरे हुए बटे हुए पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सकती थी। मगध के सिंहासन पर बिंबिसार का राज्याभिषेक लगभग 544 ईसा पूर्व में हुआ। बिंबिसार के राज्याभिषेक के साथ ही मगध में साम्राज्यवाद के विकास की वह प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसकी परिणति अशोक के समय में कलिंग युद्ध के पश्चात हुई। बिंबिसार ने जिस समय सत्ता की बागडोर संभाली उस समय मगध की स्थिति बहुत गौरवशाली नहीं थी। उसके आसपास के शासक अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे। पड़ोसी राज्य अंग लगातार मगध को चुनौतियां दे रहा था और उत्तर में वज्जी संघ की ताकत बढ़ती जा रही थी। इन्हीं सब परिस्थितियों में बिंबिसार ने महसूस किया कि मगध को अगर अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। लेकिन वो जल्दबाजी में युद्ध करने वाला राजा नहीं था। उसने अपनी पहली चाल विस्तार से चली, मैदान से नहीं। बिंबिसार को इतिहास में वैवाहिक कूटनीति मैट्रिमोनियल अलायंस का जनक माना जा सकता है। उसने समझा कि यदि वह हर शक्तिशाली राज्य से लड़ेगा तो मगध जल्दी ही बिखर जाएगा। इसलिए उसने विवाह को एक राजनीतिक अस्त्र बनाया। उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण विवाह कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला से हुआ। इस विवाह के माध्यम से उसने कौशल से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इस विवाह ने न केवल कौशल के साथ दुश्मनी खत्म की, बल्कि दहेज में उसे काशी का क्षेत्र भी मिला, जिससे मगध को 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की वार्षिक आय होने लगी। यह भारत के इतिहास में लैंड फॉर पीस और अलायंस थ्रू मैरिज का पहला बड़ा उदाहरण था। चेलना और शेमा रणनीतिक गठबंधन कौशल से विवाह संबंध के जरिए दुश्मनी खत्म कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के बाद बिंबिसार यही नहीं रुका। कौशल को शांत करने के बाद उसने उत्तर की ओर नजर घुमाई, जहां वज्जी का शक्तिशाली संघ था। अपनी मैत्रीपूर्ण संबंध के जरिए विस्तार की नीति के अनुरूप बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री
चेलना से विवाह किया। इस विवाह के परिणाम स्वरूप अब मगध के उत्तर की सीमा सुरक्षित हो गई थी। इसके अलावा मगध की पहुंच वैशाली के व्यापारिक मार्गों तक भी हो चुकी थी, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। बिंबिसार ने तीसरा महत्वपूर्ण विवाह मद्र देश, आधुनिक पंजाब का क्षेत्र की राजकुमारी क्षेमा से किया। मद्र के साथ अच्छे संबंध बनाने का अर्थ था सुदूर उत्तर पश्चिम तक मगध की धाक जम जाना। तत्कालीन राजवंशों से युद्ध और संघर्ष के स्थान पर मैत्रीपूर्ण वैवाहिक संबंध स्थापित करने की उनकी यह नीति अत्यंत सफल हुई। बिंबिसार ने जिन जिन राजवंशों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अब वे सभी मगध के मित्र बन गए थे। इन मित्रताओं ने न केवल उसे शुभचिंतक मित्र दिए, बल्कि मगध को नए क्षेत्रों पर अधिकार भी मिले और उसके राजकोष को धन भी प्राप्त हुआ। इन विवाहों के माध्यम से बिंबिसार ने मगध के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया था, जिससे अब वह अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर पूरी ताकत के साथ बढ़ सकता था। वह लक्ष्य था अंग महाजनपद। अंग की विजय, मगध का पहला विस्तार। बिंबिसार ने कूटनीति और वैवाहिक संबंधों की नीति से अपनी स्थिति को पहले की तुलना में मजबूत कर लिया था। अब बिंबिसार ने अपनी नीति में बदलाव किया। शांतिपूर्ण राज्य विस्तार की नीति छोड़ उसने अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए सैनिक अभियान का सहारा लिया। मगध के पड़ोस में उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य महाजनपद अंग ही था। अंग महाजनपद आधुनिक भागलपुर और मुंगेर मगध का सबसे पुराना दुश्मन था। अंग की राजधानी चंपा उस समय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। यहाँ से चंपा नदी के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया और श्रीलंका तक व्यापार होता था। बिंबिसार ने अपने अंग विजय की योजना को मूर्त रूप देना प्रारंभ किया। अंग जैसे शक्तिशाली राज्य से टक्कर लेने के लिए उसने एक विशाल सेना तैयार की। उसने पहली बार हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। उसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया और उसे युद्ध में मार गिराया। अंग राज्य पर विजय मगध के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। अब मगध के अधिकार में चंपा जैसा बंदरगाह था, जिसके जरिए होने वाली व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप विदेशों से सोना और अन्य संसाधन मगध आने लगे थे। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग राज्य का उपराजा वाइसरॉय नियुक्त किया, ताकि वो शासन चलाने की चुनौतियां के बारे में और उसका सामना करने की बारीकियां सीख सके। बिंबिसार ने सेनापति की उपाधि धारण की थी, इसलिए उसे बौद्ध साहित्य में सैनिक कहा गया। उसने भारत की पहली स्थायी सेना स्टैंडिंग आर्मी बनाई। उससे पहले राजा युद्ध के समय किसानों को सैनिक बना लेते थे, लेकिन बिंबिसार ने पेशेवरों की भर्ती की। उसने प्रशासन को श्रेणियों में बांटा, कार्यकारी, सैन्य और न्यायिक। उसने 80,000 गांव के मुखियाओं को, जो विलेज हेड थे, उनकी सभा बुलाई थी, जो उस समय के पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का अद्भुत उदाहरण है। वह अपराधियों को कठोर दंड देता था, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति उसकी शून्य सहनशीलता ने मगध की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया। संक्षिप्त में कहें तो बिंबिसार ने अपनी कूटनीति, वैवाहिक संबंध और सैनिक अभियान के जरिए मगध राज्य को विस्तार दिया। उसने इस नए राज्य की प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति को न सिर्फ सुदृढ़ किया, अपितु एक सशक्त और कुशल प्रशासन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। इसके साथ ही उसने यातायात और संचार व्यवस्था को भी विकसित किया। राजगीर का निर्माण और स्थापत्य। बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिव्रज, राजगीर या राजगृह को नया रूप दिया। ये 5 पहाड़ियों वैभार, विपुला, रत्नागिरी, उदयगिरी और सोनगिरी से घिरी हुई थी, जो इसे प्राकृतिक रूप से एक अभेद्य किला बनाती थी। उसने पहाड़ियों के चारों ओर पत्थर की विशाल और मजबूत दीवारें बनवाई, जिन्हें आज भी साइक्लोपियन वॉल के रूप में देखा जा सकता है। ये दीवारें इतनी मजबूत थी कि बिना किसी गारे के उपयोग के बावजूद ये आज भी खड़ी हुई है। यहाँ उसने एक भव्य और सुंदर उद्यान भी बनवाया, जिसको नाम दिया गया वेणुवन। इस वेणुवन को बाद में उसने गौतम बुद्ध को दान में दे दिया। बिंबिसार ने पहाड़ियों के मध्य सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित शहर बसाया था।
इसमें राजमहल के अलावा अन्य लोगों के लिए आवासीय क्षेत्र और सार्वजनिक भवन इत्यादि भी निर्मित कराए गए थे। राजगीर उस समय दुनिया के सबसे सुंदर और सुरक्षित शहरों में गिना जाने लगा था। बिंबिसार और धर्म। बुद्ध और महावीर का प्रभाव। बिंबिसार का शासनकाल केवल युद्धों के कोलाहल का नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्रांति का भी रहा है। वो भगवान महावीर के समकालीन था। जैन ग्रंथों से प्राप्त विवरणों के अनुसार वो महावीर का अनुयायी भी था। वहीं बौद्ध ग्रंथों में भी बिंबिसार और गौतम बुद्ध की मैत्री के अद्भुत प्रसंग मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित इन विवरणों के अनुसार जब सिद्धार्थ गौतम ने संन्यास लिया था तब वे पहली बार राजगीर आए थे। बिंबिसार उनके चेहरे और व्यक्तित्व की चमक देखकर प्रभावित हुआ। उसने उनसे अपने राज्य में रुकने के लिए आग्रह किया। हालांकि उस समय बुद्ध वहां रुके तो नहीं, लेकिन उन्होंने वादा किया कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे सबसे पहले मगध ही आएंगे और वे वहां से प्रस्थान कर गए। कालांतर में ऐसा ही हुआ। बुद्ध ने अपना पहला महत्वपूर्ण उपदेश मगध में ही दिया था। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन वो सभी धर्मों के प्रति उदार था। यही वो धर्मनिरपेक्षता नींव थी जिसने आगे चलकर अशोक महान को धम्म के प्रचार का आधार दिया था। जीवक। मगध का राजवैद्य और कूटनीतिक दूत। मगध की शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी बौद्धिक संपदा में भी थी। बिंबिसार के दरबार में महान चिकित्सक जीवक थे जिनकी ख्याति पूरे आर्यावर्त में थी। वे उस समय के सबसे बड़े शल्य चिकित्सक सर्जन माने जाते थे। जीवक न केवल बिंबिसार के राजवैद्य थे बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने मगध के व्यापारिक हितों को साधने के लिए कई राजाओं के असाध्य रोगों का भी इलाज किया। जब अवंतिका के राजा चंड प्रद्योत को पीलिया हुआ तो बिंबिसार ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए जीवक को उनका इलाज करने के लिए उज्जैन भेजा। यह केवल एक चिकित्सा सहायता नहीं थी, एक कूटनीति भी थी। ये अवंतिका के राजा प्रद्योत को ये संदेश था कि मगध के पास न केवल मारने की शक्ति है बल्कि जीवन देने की विद्या भी है। इस एक कदम ने दुश्मन को भी दोस्त बना दिया। इस कूटनीति ने मगध को दक्षिण की ओर से सुरक्षित कर दिया। अब वो दक्षिण की चिंता से मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह से उत्तर और पूर्व के राज्यों पर केंद्रित कर सकता था। साम्राज्य का अंधकारमय अंत। पिता और पुत्र का संघर्ष। हर सफल साम्राज्य की कहानी की तरह बिंबिसार के जीवन में भी एक त्रासदी छिपी थी। उसका अपना पुत्र अजातशत्रु, जो उस समय अंग का शासक था, मगध के सिंहासन पर बैठने के लिए अधीर हो गया। देवदत्त, बुद्ध के ईर्ष्यालु चचेरे भाई के बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया। इतिहास की यह सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। जिस पिता ने मगध को शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया, उसके पुत्र ने ही उसे उसकी राजधानी राजगीर के कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि बिंबिसार को भूखा रखा गया था। रानी चेलना छिपकर अपने वस्त्रों में भोजन ले जाती थी, लेकिन जब अजातशत्रु को इस बात का पता चला तो उसने पहरा और कड़ा कर दिया। अंततः ग्लानि और पीड़ा के कारण बिंबिसार ने कारागार में ही अपने प्राण त्याग दिए। कुछ स्रोतों के अनुसार अजातशत्रु ने उनकी हत्या करवाई। बिंबिसार का अंत भले ही दुखद रहा हो, लेकिन उसने जो ढांचा तैयार किया उसी पर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। उसने मगध को एक क्षेत्रीय राज्य से महाजनपद और फिर साम्राज्य के मार्ग पर डाल दिया। उसकी सबसे बड़ी सफलता थी सामरिक संतुलन। उसने कभी भी एक साथ दो बड़े मोर्चों पर युद्ध नहीं लड़ा। उसने कौशल, वैशाली और अवंतिका जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों को अपनी कूटनीति के जाल में उलझाए रखा और छोटे छोटे राज्यों को निगल लिया। बिंबिसार ने ही भारतीय राजनीति को साम, दाम, दंड भेद का व्यवहारिक रूप दिखाया। मगध की अर्थव्यवस्था और शहरीकरण। बिंबिसार के 52 वर्षों के लंबे शासनकाल में मगध ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की। चंपा के अधिग्रहण के बाद मगध के व्यापारी अब समुद्र मार्ग से जुड़े थे। सिक्कों का प्रचलन इस काल में व्यवस्थित हुआ। शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन बने जिन्होंने उत्पादन को बढ़ावा दिया। राजगीर केवल एक किला नहीं रहा, वो एक व्यापारिक हब बन गया जहां उत्तर भारत की तमाम विलासिता की वस्तुएं उपलब्ध थीं। बिंबिसार ने सड़कों का जाल बिछाया जिससे सेना और व्यापारियों की आवाजाही आसान हो गई। यह वो बुनियादी ढांचा था जिसने मगध को अजेय बना दिया। बिंबिसार की कहानी हमें सिखाती है
कि महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि भविष्य की नींव रखने में है। उसने मगध को वह दृष्टि दी जो आने वाले 1000 वर्षों तक भारत की नियति तय करने वाली थी। लेकिन बिंबिसार का जाना एक नए और अधिक आक्रामक युग की शुरुआत थी। अजातशत्रु जिसने अपने पिता के खून से सिंहासन को सींचा अब मगध को एक ऐसी आग में झोंकने वाला था जिसे पूरा आर्यावर्त देखने वाला था। क्या अजातशत्रु अपने पिता की कूटनीति को आगे बढ़ा पाएगा? क्या वह बच्ची संघ की अकेले दीवार को तोड़ पाएगा? और क्या उसने अपने पिता की हत्या का प्रायश्चित होगा? अगले एपिसोड में हम देखेंगे अजातशत्रु पितृहंता या महान विजय। मगध की यह रक्त रंजित यात्रा जारी रही। भारतवर्ष की धरा जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा।